सुनने के बाद सब लोग बुरी तरह शॉक थे। मार्क्स और अल्फा हैरान रह गए थे। उनकी बॉस इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रही थीं, लेकिन फिर भी हर मुश्किल में उनके साथ चट्टान बनकर खड़ी रही। सारा की आंखों में पुरानी यादों की नमी थी, मगर उन आंसुओं के पीछे इंतकाम की एक ठंडी आग भी सुलग रही थी। उसने झटके से अपनी उदासी को एक तरफ किया और मेज पर रखे खन्ना विला के नक्शे की तरफ देखा। मार्क्स, अल्फा, ध्यान दो। सारा की आवाज अब एक तजुर्बेकार कमांडर जैसी थी। खन्ना विला में घुसना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हर किले की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। लावण्या को अपने हाईटेक लेजर सिस्टम और बायोमेट्रिक लॉक्स पर बहुत गुरूर है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मानिक ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन सारा, उस बेसमेंट तक पहुंचना खुदकुशी करने जैसा है। वहां हर वक्त गार्ड्स मौजूद रहते हैं और लाइब्रेरी का दरवाजा सिर्फ लावण्या के फिंगरप्रिंट से खुलता है। सारा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। यही तो खेल है मानिक, हमें लावण्या के फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं है। हमें बस उसके सिस्टम को बेवकूफ बनाना है कि वो खुद वहां मौजूद है। रघुवीर दादा मुस्कुरा उठे। आज उन्हें अपने फैसले पर फख्र महसूस हो रहा था। उन्होंने एक नाजुक लड़की को चट्टान बना दिया था, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा तकलीफ देती थी। वो सारा के दिल से आर्य की मोहब्बत नहीं निकाल पाए थे। उन्होंने कभी सोचा था कि वो सारा को अपनी बहू बनाएंगे, मगर सारा की बेपनाह मोहब्बत ने उनकी इस ख्वाहिश को उनके दिल में ही दफन कर दिया था। सारा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मिशन का प्लान द गेम प्लान डाइवर्जन। रघुवीर दादा शहर में एक बड़ा चैरिटी इवेंट रखेंगे। लावण्या को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जाएगा ताकि वो घर से दूर रहे। हैकिंग, जैसे ही लावण्या वहां बिजी होगी, अल्फा विला के सर्वर में सेंध लगाएगी। सीसीटीवी कैमरे 30 सेकंड के लूप पर चलेंगे। उन्हें 30 सेकंड में मुझे और मार्क्स को लाइब्रेरी में घुसना होगा। सीक्रेट डोर, लाइब्रेरी की तीसरी अलमारी के पीछे एक थर्मल स्कैनर है। सारा कुछ लम्हों के लिए रुकी। मैंने एक बार लावण्या को चोरी छिपे कोड डालते हुए देख लिया था। मार्क्स ने सिर खुजलाते हुए पूछा, और अगर उसने कोड बदल दिया हो तो? सारा ने जेब से एक छोटी सी डिवाइस निकाली। ये फ्रीक्वेंसी डिकोडर है। ये उन बटनों को पकड़ लेगा जो हाल ही में दबाए गए होंगे। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उसका प्लान सुनने के बाद सबने उसी प्लान पर काम करने का फैसला कर लिया। कमरे में भारी खामोशी छा गई। अब तक खामोश खड़ा युग कपूर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज में इस बार अकड़ नहीं, बल्कि पछतावा था। सारा, मुझे इस मिशन में शामिल कर लो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अपनी बहन को इंसाफ दिलाने का हक मेरा भी है। बस एक मौका दे दो। सारा ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर ठंडे और बॉसी अंदाज में बोली, ठीक है युग, तुम बाहर का प्लान संभालोगे। अगर मिशन फेल हुआ तो बैकअप गाड़ी और गन्स के साथ तैयार रहोगे। याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। रघुवीर दादा ने गहरी सांस ली। कल की रात लावण्या खन्ना की बर्बादी की शुरुआत होगी। सब लोग जाने लगे तो मानिक ने सारा को अकेले में रोक लिया। सारा, क्या तुम्हारा कभी दिल नहीं किया उस औरत को मारने का जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया? सारा की मुट्ठियां भींच गईं। मैं सिर्फ डैड की वजह से खामोश थी, क्योंकि उनकी मोहब्बत में कभी कोई मिलावट नहीं थी। ये सच है कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी चाहत ने मेरे हाथ बांध रखे थे, लेकिन अब सिर्फ मौत का खेल होगा। मैंने एंजल से वादा किया था, मैं लावण्या को बहुत बुरी मौत मारूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, लेकिन खन्ना विला के बाहर पसरी खामोशी खौफनाक लग रही थी। सारा, मार्क्स और मानिक पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। सारा ने अपने ईयरपीस को छुआ। अल्फा, हम पोजीशन पर हैं, स्टेटस बताओ। अल्फा की आवाज सुनाई दी। सारा, लावण्या अभी भी फंक्शन में है। मैंने ग्रिड हैक कर लिया है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। जैसे ही मैं अब बोलूं, भागना। 3, 2, 1, अब। मार्क्स बिजली की फुर्ती से दीवार फांद कर अंदर कूद गया। सारा ने विला के अंदर वाले रास्ते से जाने का फैसला किया था। मानिक बाहर निगरानी कर रहा था और युग अपनी गाड़ी में कुछ दूरी पर बैकअप के लिए तैयार बैठा था। दोनों परछाइयों की तरह बेसमेंट की तरफ बढ़े। लाइब्रेरी का दरवाजा उनके सामने था। सारा ने लेजर पेन से कीपैड स्कैन किया। कुछ नंबर चमकने लगे। 4, 8, 9, 2। सारा ने धीरे से कोड डाला। क्लिक।
दरवाजा खुल गया। अंदर हजारों किताबें मौजूद थीं। सारा ने तीसरी अलमारी में रखी एक खास किताब खींची। पूरी अलमारी खिसक गई और उसके पीछे स्टील का एक दरवाजा नजर आया। मार्क्स हैरान रह गया। ये तो पूरी फिल्म जैसा लग रहा है यार, लेकिन इसे खोलोगी कैसे? ये तो फिंगरप्रिंट वाला है। सारा ने एक पारदर्शी टेप निकाली। ये लावण्या के ड्रिंक वाले ग्लास से लिया गया फिंगरप्रिंट है। उसने टेप स्कैनर पर रखा। मशीन ने हरी लाइट दिखाई। एक्सेस ग्रांटेड। मौत के साए में सच। दरवाजा खुला और अंदर एक छोटा सा कंट्रोल रूम दिखाई दिया। चारों तरफ मॉनिटर्स और फाइलें रखी हुई थीं। बीच में एक डिजिटल लॉकर मौजूद था। सारा जैसे ही उसे छूने वाली थी, पूरे विला में सायरन चीख उठा। दरवाजा खुला और अंदर एक छोटा सा कंट्रोल रूम था। चारों तरफ मॉनिटर्स और फाइलों का अंबार लगा हुआ था। बीच में एक छोटा डिजिटल लॉकर रखा था। सारा जैसे ही उसे छूने वाली थी, पूरे विला में सायरन चीख उठा। शिट! सारा, फौरन बाहर निकलो! अल्फा की आवाज ईयरपीस में गूंजी। लावण्या वापस आ गई है। उसे पता चल गया है कि सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हुई है। वो गार्ड्स के साथ नीचे ही आ रही है। मार्क्स ने फौरन अपनी गन निकाल ली। सारा, भागो! हमारे पास वक्त नहीं है। नहीं मार्क्स, सारा ने कट्टर उठाते हुए कहा। अगर आज हम खाली हाथ गए तो शायद दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। उसने लॉकर के तार काटने शुरू कर दिए। उसी वक्त सीढ़ियों से जूतों की आहट सुनाई दी। फिर लावण्या की ठंडी आवाज गूंजी। सारा, मुझे पता था कि तुम अपनी मौत खुद तलाशते हुए यहाँ जरूर आओगी। लॉकर की स्क्रीन हरी हो गई। बीप! आवाज के साथ लॉकर खुल गया। सारा ने झपट कर एक पुरानी डायरी और उसमें रखी कई पेन ड्राइव्स उठा ली। उसी पल स्टील का भारी दरवाजा जोर से खुला। हाथ ऊपर, जरा भी हिली तो भेजा उड़ा दूंगी। लावण्या के चेहरे पर एक बेरहम मुस्कान थी। मेरी ही हवेली में आकर मेरे ही राज चुराओगी? सारा, तुम वाकई बहुत बड़ी बेवकूफ हो। सारा ने पेन ड्राइव्स अपनी जेब में रखी और बेखौफ होकर उसके सामने खड़ी हो गई। आज तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है लावण्या। लावण्या जोर से हंसी। सबूत? कौन देखेगा उन्हें? यहाँ तुम्हारी चीखें भी बाहर नहीं जाएंगी। फिर उसने गार्ड्स की तरफ देखकर कहा, खत्म कर दो इन्हें। जैसे ही गार्ड्स ने ट्रिगर पर उंगलियां रखी, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। उसी पल एक स्मोक बम खिड़की तोड़कर अंदर आ गिरा। सफेद धुएं ने पूरे कमरे को ढक लिया। धुएं के बीच एक साया अंदर कूदा। वो युग कपूर था। नाइट विजन गॉगल्स पहने युग ने आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सारा, मार्क्स, मेरी तरफ आओ। बाहर बगीचे में उनका टीम मेंबर गाड़ी स्टार्ट किए तैयार खड़ा था। सारा ने युग की तरफ देखा और कहा, नहीं, तुम सब जाओ, मुझे लावण्या से बात करनी है। मार्क्स गुस्से से चीखा, नहीं, आप यहाँ नहीं रुकेंगी, ये प्लान का हिस्सा नहीं है। लुसिफर ने अपने बॉसी अंदाज में कहा, खामोश हो जाओ। उसकी आवाज में ऐसा रौब था कि सब चुप हो गए। प्लान सिर्फ सबूत हासिल करने का था। अब यहाँ से मेरी जिंदगी का फैसला होगा, समझे? निकलो यहाँ से। युग कुछ कहने ही वाला था कि सारा गुस्से से चीख पड़ी, मेरी मेहनत और मेरी कुर्बानी बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से, अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहेगा। दोनों ने आखिरी बार सारा को देखा। अपने बॉस के हुक्म के आगे वो मजबूर थे। जैसे ही दोनों दीवार फांदकर बाहर निकले, गोलियों की आवाज और तेज हो गई। जल्दी बैठो, मानिक ने चिल्लाते हुए कहा। गाड़ी के टायर सड़क पर चीखते हुए आगे बढ़ गए। पीछे लावण्या के आदमी उनकी गाड़ियों में काल बनकर पीछा कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में वो लोग लावण्या की गाड़ियों को चकमा देने में कामयाब हो गए। उधर जैसे ही बिजली वापस आई, सारा खुद को लावण्या के सामने खड़ा पाया। लावण्या ने उसे देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगी? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैं बर्बाद हुई तो तुम भी नहीं बचोगी। सारा उसके करीब आती हुई बोली, मुझे बचना भी नहीं है। मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि मैं तुम्हें मारकर मरूं। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से लावण्या के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। लावण्या को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़ी। सारा ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने मेरे माँ बाप को जिंदा जलाया था, उनकी मोहब्बत की जगह को उनकी मौत की जगह बना दिया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं।
तो मैं भी तुम्हारे इसी एम्पायर में तुम्हारा वजूद मिटाऊंगी। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं तुम्हारा अंत होगा। लावण्या ने अपने होठों से बहता खून साफ किया और मुस्कुराने लगी। अच्छा, क्या करोगी? मारोगी मुझे? वो हंसी। मारो, मैं भी देखूं। जिसे मैंने पूरी जिंदगी कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया है वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। सारा का पूरा वजूद गुस्से से कांप रहा था। उसने अपनी गन निकाली और बिना कुछ सोचे समझे लावण्या के शोल्डर पर गोली चला दी। ढाई। गोली लगते ही लावण्या पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। तभी उनके बीच एक आवाज गूंजी, स्वीट हार्ट। सारा का दिल धड़कना भूल गया। उसने सामने देखा, आर्य खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और बेयकीनी साफ दिखाई दे रही थी। लावण्या मुस्कुरा उठी। उसने आंखों ही आंखों में इशारा किया, अब बताओ कैसे मारोगी मुझे? सारा का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ी गन अब भी लावण्या की तरफ तनी हुई थी, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ आर्य पर टिकी थीं। आर्य हैरानी और बेयकीनी से उसे देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि उसके सामने खड़ी लड़की वही सारा है जिसे वो जानता था। लावण्या के होठों पर एक कामयाब मुस्कान फैल गई। उसने आंखों से इशारा करते हुए कहा, अब बताओ कैसे मारोगी मुझे? सारा का दिमाग घूम गया। उसने दोबारा गन उठाई तो आर्य चीख पड़ा, नहीं। सारा की आंखों से आंसू बह निकले। बहुत हो चुका ये गंदा खेल। आर्य ने अचानक अपनी गन निकालकर सारा पर तान दी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर गन सीधी सारा की तरफ थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसकी आवाज टूट रही थी। मॉम अब भी गुनहगार साबित नहीं हुई है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उन्हें मेरे सामने एक्सपोज करोगी। सारा कड़वी हंसी हंस दी। उसने ट्रिगर पर उंगली रखते हुए कहा, मैं अब आपको कोई प्रूफ नहीं देने वाली। आर्य। उसकी आंखें नम थीं। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो बेशक गोली चला दीजिए। उसने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, उस मौत में भी मुझे सुकून मिलेगा जो मेरा महबूब मुझे देगा। आर्य के हाथ पहली बार इतनी बुरी तरह कांप रहे थे। उसने बेबसी से कहा, ऐसा मत करो सारा। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि ढाई 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 लगातार 3 गोलियों की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। सारा ने बिना एक पल गंवाए लावण्या के सीने में 3 गोलियां उतार दी। लावण्या की आंखें फैल गईं। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाई। उसी अफरा तफरी में आर्य की उंगली भी ट्रिगर पर दब गई। ढाई। एक और गोली चली और इस बार गोली सीधे सारा के दिल को चीरती हुई निकल गई। वक्त जैसे थम गया। सारा की आंखें फैल गईं। उसके हाथ से गन छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आखिरकार आज उसकी मोहब्बत ने उसे खत्म कर दिया था। एक बार भी नहीं सोचा कि उसके सामने खड़ी लड़की उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। सारा के होंठ कांपे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज उसके हलक में ही अटक गए। अगले ही पल उसका जिस्म लड़खड़ाया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। एक दर्दनाक चीख उसके गले से निकली। दूसरी तरफ लावण्या भी जमीन पर गिरी हुई थी। होश खोने से पहले उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी, जैसे वो आखिरी वक्त में भी कोई खेल जीत गई हो। सारा के जिस्म से तेजी से खून बहने लगा। उसके कपड़े लाल होते जा रहे थे। आर्य के हाथ से गन छूटकर जमीन पर गिर गई। वो सदमे में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब भी क्या हुआ है। उसने कांपते हुए अपने हाथों को देखा। ना, नहीं। उसकी आवाज फट गई। ये कैसे हो गया? उसकी सांसें बेकाबू हो गईं। मेरे हाथ से गोली कैसे चल गई? वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नजर सामने खून में लथपथ पड़ी सारा पर थी और पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी दुनिया उसके सामने बिखर गई हो। स्टे ट्यून। लोग सही कहते हैं, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, और वाकई वक्त ने यहाँ भी बहुत कुछ बदल दिया था। जो कभी शोर से भरा रहता था, आज वही हर कोना खामोशी में दफन हो चुका था। दीवारें अब भी खड़ी थीं, मगर उनमें गूंजने वाली आवाजें जैसे कहीं खो गई थीं। कनक की मोहब्बत को उसकी मंजिल मिल चुकी थी। युग कपूर ने उसे अपना लिया था, मगर उस मंजिल तक पहुंचने की कीमत युग कपूर ने अपनी पूरी जिंदगी से चुकाने का फैसला कर लिया था। वो सजा जो उसने खुद अपने लिए चुनी थी, हर रोज हर लम्हा उसे सुनाई देती थी, लफ्जों के तीर बनकर।
कनक के हर शब्द में एक चुभन होती थी, एक शिकायत और एक अधूरी मोहब्बत का दर्द। वो अक्सर कहती, अगर वो उससे सच्ची मोहब्बत करता तो आज उसे इस तरह टूटकर जीना नहीं पड़ता। और युग कपूर, जो कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाता था, आज उसी कनक के सामने खामोश खड़ा रहता था। उसकी हर बात, हर ताना वो बिना कोई जवाब दिए अपने अंदर उतार लेता था। कनक के अल्फाज भले जहर जैसे होते, मगर वो उन्हें भी मोहब्बत की तरह ही सहता था। वो बार बार उसे ताना देती, आप मर्द कभी सच्ची मोहब्बत नहीं करते, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आपको हर पल आपके किए का एहसास दिलाती रहूंगी। और इन सब के बावजूद युग कपूर सिर्फ सुनता था, खामोशी से, बिना किसी शिकवे के, जैसे उसकी हर सजा उसे मंजूर हो। ये मंजर सीक्रेट हाउस का था, जहां एक मासूम बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जैसे वो भी किसी अनजाने दर्द को बयां कर रहा हो। युग कपूर किसी काम से बाहर गया हुआ था। जैसे ही उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, उसके कदम खुद ब खुद उस कमरे की तरफ बढ़ गए। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खिंचाव जो उसे उस बच्चे तक ले जा रहा था। जैसे ही उसने रोते हुए बच्चे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक किसी ने झटके से उसका हाथ पीछे कर दिया। उसने शख्सियत ने बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया, सीने से लगाते हुए बेहद नरमी से बोली, मेरी जान, ऐसे नहीं रोते। मामा आपको कहीं छोड़कर नहीं गई थी, क्या वो आपको छोड़कर जा सकती है? उसकी आवाज में ममता थी, मगर साथ ही एक छुपा हुआ डर भी। फिर उसने युग कपूर की तरफ देखा और उसकी आंखों में फिर वही सख्ती उतर आई। किसकी इजाजत से आप मेरे बेटे को हाथ लगाने वाले थे? मैंने आपसे मना किया था ना, आप उसे हाथ नहीं लगाएंगे मिस्टर कपूर। आप भूल रहे हैं, पर मैं आपके एक एक लफ्ज नहीं भूलूंगी। आपकी एक एक बात आज भी उतनी ही साफ याद है जितनी उस दिन की कड़वाहट आपने मेरे वजूद में उड़ेला था। आपने ही कहा था ना कि मैं इस बच्चे को अपनी कोख में ही खत्म कर दूं। तो आज इस बच्चे से मोहब्बत क्यों? उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज पत्थर जैसी सख्त। युग कपूर ने सिर झुका लिया, जैसे हर इल्जाम को कबूल कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, बस करो कनक, मैं थक गया हूँ। उसकी आवाज में पहली बार टूटन साफ सुनाई दे रही थी। कितना वक्त गुजर गया है, मैं तुमसे माफी मांगता रहा हूँ, लेकिन आज भी तुम मुझे माफ करने को तैयार नहीं हो। माना मेरी गलती है, मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक बार मेरी जगह खुद को खड़ा करके देखो। उसने एक पल के लिए सांस ली, जैसे खुद को संभाल रहा हो। क्या मैं इतना गलत हूँ कि तुम मुझे एक मौका भी नहीं दे सकती? मैं तुम्हारी नफरत, तुम्हारे जहर जैसे लफ्ज सब बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसकी आंखें अब सीधे कनक पर टिकी थीं। तुम कहती हो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। सुनो कनक, अगर मैं मोहब्बत नहीं करता तो किसी औरत की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। ये मेरी मोहब्बत ही है जो मैं तुम्हारी हर नफरत सह रहा हूँ। उसकी आवाज अब भर्रा गई थी। तुम्हें क्या लगता है, मुझे लड़कियों की कमी है या कोई और औरत मुझे बच्चा नहीं दे सकती? मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी जिंदगी से निकलकर किसी और की जिंदगी में शामिल हो सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इतना कहते ही वो एक झटके से घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। कनक जैसे पत्थर की हो गई, एक कदम पीछे हट गई। उसने कभी युग कपूर को इस हालत में नहीं देखा था। युग कपूर ने हाथ जोड़ लिए, उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। मुझे माफ कर दो, मेरे लिए इतनी सजा काफी है। मुझे मेरे बच्चे से दूर मत रखो। क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? लोग मेरे साथ इतने सख्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं मैं भी इंसान हूँ। गलती हो गई मुझसे, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? कनक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ, मगर अल्फाज जैसे गले में अटक गए थे। कैसे बताती वो कि वो तो उसे बहुत पहले ही माफ कर चुकी थी। बस डरती थी फिर से उसी मोहब्बत में बहकर खुद को खो देने से। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। युग कपूर अब भी झुका हुआ था, जैसे अपने फैसले का इंतजार कर रहा हो। अचानक कनक उसके पास आकर बैठ गई। बिना कुछ कहे उसने खुद को उसके सीने से लगा लिया, जैसे किसी तपते हुए वजूद पर ठंडी बारिश की बूंदें गिर गई हों। युग कपूर को वो सुकून मिल गया जिसकी तलाश उसे सालों से थी।
उसका दिल जैसे पहली बार चैन से धड़कने लगा। उसने बहुत आहिस्ता से, बहुत एहतियात के साथ कनक को अपनी बाहों में भर लिया और साथ ही अपने नन्हे बच्चे का भी ख्याल रखा। शायद उस मासूम को भी ये एहसास हो गया था कि उसके माता पिता के बीच की दूरियां अब पिघल रही हैं। जो बच्चा अभी तक जोर जोर से रो रहा था, अचानक उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर गई, जैसे उसने भी उस पल को महसूस कर लिया हो जहां मोहब्बत ने आखिरकार अपनी जगह बना ली थी। कियान का खुशी के साथ काम करते हुए काफी लंबा वक्त गुजर चुका था और उस लंबे सफर में न जाने कितने मौसम बदले, कितनी परिस्थितियां आईं और चली गईं, मगर उनके बीच वह टॉम एंड जेरी वाली वाइब आज भी बिल्कुल वैसी ही बरकरार था। नोकझोंक से भरी, तकरार से सजी और एक अजीब सी मोहब्बत में लिपटी हुई। वह आज भी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को डांटते, कभी ताने कसते तो कभी अनकही परवाह जताते हुए साथ में काम कर रहे थे। हाँ, लेकिन कियान ने वह कर दिखाया था जिसकी उसने कसम खा रखी थी। उसने खुशी रंधावा को यह साबित कर दिया था कि एक एम्प्लॉय में सिर्फ काबिलियत ही मायने नहीं रखती, ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। एक बार फिर उसने यह सच सामने रख दिया था कि अगर इंसान कितना भी काबिल क्यों न हो, अगर उसके अंदर ईमानदारी नहीं है तो उसकी काबिलियत किसी काम की नहीं रह जाती। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, कई उतार चढ़ाव आए, मुश्किलें आईं, जहां फैसले कठिन थे और हालात उनके खिलाफ थे, लेकिन उन दोनों ने हर एक परेशानी को साथ मिलकर सॉल्व किया। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब एक एम्प्लॉय की गद्दारी ने उनके बिजनेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। तब कियान ने खुशी को समझाया था कि एक काबिल एम्प्लॉय अगर गद्दार निकल जाए तो वह पूरी ऑफिस को बर्बाद कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर घर की नींव का एक भी ईंट कमजोर हो जाए तो पूरा घर हिलने लगता है, खोखला होने लगता है। कियान की जिंदगी में बीता हुआ वक्त बहुत कुछ बदल चुका था। उसने कनक को पूरी तरह से माफ कर दिया था और उससे हर रिश्ते से आजादी भी ले ली थी। अब अगर वे कभी सामने से मिल भी जाते तो बिल्कुल अजनबियों की तरह गुजर जाते। कोई भी देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह दोनों एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते थे या कभी एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा रह चुके थे। उस दिन पार्क में जब कनक बेहोश हुई थी और वह उसे अस्पताल लेकर आया गया था, तो वहीं उसे पता चला था कि कनक प्रेग्नेंट है। उसने यह बात सारा को बताई थी और जब सारा ने कनक से बात की तो सच्चाई सामने आई। उस बच्चे का बाप युग कपूर था। उस दिन कियान का दिल टूटा था, शायद बहुत गहराई से नहीं, क्योंकि वह कनक से बेतहाशा मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन वह उसे पसंद जरूर करता था। उसने कनक के सिवा कभी किसी और लड़की की तरफ देखा तक नहीं था। वह एक ईमानदार मर्द था और उसके लिए ईमानदारी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक उसूल था, उसकी पहचान थी। उसने शुरू से लेकर अब तक सिर्फ कनक को ही अपनी जिंदगी में जगह दी थी। उसे लगता था कि जब हम एक औरत को चुनते हैं तो हमें उसी के लिए जीना चाहिए, उसी के लिए मरना चाहिए। दूसरी औरत की तरफ देखना भी जैसे उसके उसूलों के खिलाफ था। उसे बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत ज्यादा, मगर वक्त के साथ उसके जख्म भर गए, दर्द की शिद्दत कम हो गई, यादें फीकी पड़ने लगीं और दिल ने खुद को समझा लिया। लेकिन उसने एक फैसला जरूर कर लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी में किसी भी लड़की को जगह नहीं देगा। और अब उसने इस शहर को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। उसे यहाँ नहीं रहना था। जिंदगी यहाँ आकर बहुत बदल गई थी। लोगों के चेहरों से नकाब उतर चुके थे, सच्चाई सामने आ चुकी थी और उसका अपना सुकून कहीं खो गया था। वह अपने हाथों में एक एनवेल्प लिए हुए कनक के केबिन के सामने खड़ा था। कुछ पल वह यूं ही खड़ा रहा जैसे अपने ही फैसले को आखिरी बार तौल रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और केबिन पर नॉक किया। अंदर से रौबदार आवाज आई, कम इन। कियान अंदर गया। कनक लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। वह पूरी तरह अपने काम में डूबी हुई थी। कुछ सेकंड तक उसे कियान के आने का एहसास ही नहीं हुआ। फिर जब उसने सिर उठाया तो जैसे वक्त थम गया। उसकी नजरें कियान पर टिक गईं और वह अपनी नजरें हटाना भूल गई। हमेशा की तरह आज भी कियान उसे बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव लगा था। व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स में वह पहले से भी ज्यादा दिलकश लग रहा था। कनक को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अगली सांस लेना भूल जाएगी। उसने खुद को संभाला, अपनी नजरें जबरदस्ती हटाईं और बोली,
क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हैं? कोई बात है तो कहिए और फिर जाइए, मुझे काम है। कियान आगे बढ़ा और बहुत ही आहिस्ता से वह एनवेल्प टेबल पर रख दिया। मैं इस जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। कनक का हाथ वहीं थम गया, जैसे वक्त ने उसे जकड़ लिया हो। उसने हैरानी से कियान को देखा और लगभग चीखते हुए बोली, भाट, मिस्टर कियान, आप सुन रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? कियान ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक वजह से रुका था। वो वजह अब खत्म हो चुकी है और अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मेरे मॉम डैड को मेरी जरूरत है और मेरा एग्रीमेंट भी पूरा हो चुका है। इतना कहकर वह मुड़ गया। तभी कनक खड़ी हो गई। और अगर मैं वजह दूं तो? कियान रुक गया। कनक उसके सामने आई और उसने एनवेलप उसके मुंह पर फाड़ दिया। मैं तुम्हारा रिजाइन लेटर एक्सेप्ट नहीं करती। अब क्या करोगे? कियान हल्का सा मुस्कुराया। मिस खुशी रंधावा, बच्चों वाली हरकतें बंद कीजिए। आपको मुझसे ज्यादा काबिल एम्प्लॉय मिल जाएगा। और वैसे भी अब मुझे आपकी असिस्टेंट वाली जॉब नहीं करनी। कनक ने कहा, मैं तुम्हें कोई और जॉब ऑफर कर सकती हूँ। मुझे किसी जॉब की जरूरत नहीं है। मुझे इंडिया वापस जाना है। वह फिर मुड़ा, लेकिन इस बार कनक ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह चौंक गया। कनक ने गहरी सांस ली, जैसे बहुत हिम्मत जुटाई हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या ये वजह काफी नहीं है? कियान ने बहुत आहिस्ता से उसका हाथ अलग किया। पर मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता तो शादी का सवाल ही नहीं उठता। पर मैं करती हूँ और मेरी मोहब्बत काफी है। मैं आपको खुश नहीं रख पाऊंगा। मेरी जिंदगी में कोई और थी, है नहीं। और मैं तुम्हारा फ्यूचर बनना चाहती हूँ। तुम मोहब्बत मत करना, बस जिम्मेदारी निभाना। मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी होगी। कियान पीछे हट गया। सॉरी, मैं समझौता नहीं करना चाहता। वह जाने लगा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। कियान रुक गया। क्या कहा आपने? जो सुना वही। मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें पाकर रहूंगी। कियान उसके करीब आया। आप थक जाएंगी जब मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं मिलेगी। खुशी ने उसकी कॉलर पकड़ ली। तुमसे मैं कभी नहीं थक सकती। तुम मेरी रग रग में बसे हो। बस एक चीज चाहिए, लॉयल्टी। कियान मुस्कुरा दिया। सोचूंगा। सोचने का ऑप्शन नहीं है। हम कल शादी कर रहे हैं। आपका दिमाग खराब है? खुशी ने उसे अपनी चेयर पर बैठा दिया। डियर टू बी हस्बैंड, मैंने सब प्लान कर लिया है। तुम्हारे मॉम डैड रास्ते में हैं। शायद अब तक पहुंच भी गए होंगे। कियान हैरान था, बेहद हैरान। क्या उसकी किस्मत में इतनी मोहब्बत लिखी थी? शायद नहीं, लेकिन जो उसके सामने थी वह सच्ची थी, गहरी थी और उसकी थी। खुशी मुड़ी जाने के लिए, लेकिन कियान ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। थैंक यू। खुशी का चेहरा गुलाल की तरह लाल हो गया और कियान के दिल में पहली बार दिल के किसी कोने में सुकून उतरता हुआ महसूस कर रहा था। जैसे सारी बेचैनी खत्म हो गई हो, जैसे उसे आखिरकार उसकी मंजिल मिल गई हो। ये मंजर खन्ना